Hello my dear students, I hope you all are doing really well. So today's topic is gravitation. So I would remind you a story related to Apple and Newton. तो एक एप्पल न्यूटन के ऊपर गिरा और उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि why apple fall downwards, why it is not going upward, ठीक है, why it is falling straight, why it is not going in a zigzag motion. तो इससे रिलेटेड उन्होंने केपलर्स के जो लॉ थे, एक साइंटिस्ट थे जो उस समय एक्सपायर हो गए थे, केपलर, तो उन्होंने ऑर्बिट प्लैनेट्स के ऊपर एक 3 लॉज दिए थे बच्चों, जो कि प्लैनेट को डिफाइन कर रहे थे, व्हाई प्लैनेट इज इन मोशन, ठीक है. उन लॉज को आधार बनाते हुए न्यूटन हैज मेड दिस लॉ विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल लॉ. आई होप यू आर क्लियर नाउ स्टूडेंट्स. चलिए, तो ग्रेविटेशन एक्चुअली क्या है? अभी तक आप बचपन से ये पढ़ रहे हैं कि अर्थ हमें खींच रहा है, इसकी वजह से हम चल रहे हैं, तो इतना हमें पता है, इसकी वजह से हम स्टिक हैं अर्थ की सरफेस से. तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बेटा इसके अलावा भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज अ फोर्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड. यस, एनी 2 ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड इज इन द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है. जैसे कि ये यहाँ चेयर है, मैं खड़ी हूँ, तो आई एंड चेयर हैज अ ग्रेविटेशनल पुल. फिर आप पूछेंगे मैम वाई आर नॉट गोइंग दैट वे विदाउट योर कंसर्न, और वाई नॉट दैट चेयर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, हाँ, विदाउट एनी विश. तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वो है अर्थ, विच इज वेरी ह्यूज बच्चों, और मैं कहीं यहाँ छोटी सी जगह घेर के खड़ी हुई हूँ, यहाँ कोई चेयर है, ठीक है. अगर हम दोनों में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ भी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि न्यूटन ने कहा है कि ग्रेविटेशनल पुल है हर ऑब्जेक्ट में. तो मान लीजिए हम दोनों में ऑब्जेक्ट में पुल है, एक चेयर और मुझ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन हम मूव नहीं कर रहे एक दूसरे के पास. व्हाई? बिकॉज अर्थ इज ऑफ बिगर मास, वेरी बिगर. अर्थ इज वेरी बिगर इन आवर रिस्पेक्ट, ठीक है. चेयर और मेरे रिस्पेक्ट से अर्थ बहुत बड़ी है, इसका मतलब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा हुआ. इसका मतलब ना तो चेयर मेरी तरफ आ सकती है, अट्रैक्ट हो सकती है, ना ही मैं चेयर की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हूँ विदाउट एनी विश, ठीक है. जैसा हम चाहते हैं, हम चाहें नहीं कि हम जमीन पे ना गिरे तो गिर जाते हैं ना स्टूडेंट्स, है ना, गिर जाते हैं. तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ. तो ग्रेविटेशन पुल सिर्फ वो नहीं था जो अभी तक आप समझते आए कि अर्थ खींच रहा है. नो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एनी ऑब्जेक्ट. उसके बाद जब साइंटिस्ट ने प्रपोज किया ये लॉ, उसके बाद उन्होंने लॉ बताया, मैं बात करूंगी लॉ की. उससे पहले साइंटिस्ट ने जब ये प्रस्ताव वहाँ रखा तो और साइंटिस्ट ने इस पे क्वेश्चनिंग किया कि अच्छा फिर वाई नॉट मून फॉलिंग ऑन अर्थ, है ना, अर्थ हैज बिगर साइज, मून इज स्मॉलर, वाई नॉट ऑल स्टार्स फॉल डाउन, वाई नॉट मून इज फॉलिंग डाउन, हाउ मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, हाउ अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. देन न्यूटन डिसाइडेड कि कोई तो फोर्स है जो इनका मोशन करवा रहा है, कोई तो फोर्स है जिसकी वजह से सारे प्लैनेट एक सर्कुलर पाथ में, ऐसी रोड तो बिल्ड नहीं है कि जाके प्लैनेट को पता है कि हाँ इस पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ में हमें चलना है. नो, दिस पाथ इज मेड बाय सर्टेन फोर्स. तो वो फोर्स को उन्होंने बाद में बोला ग्रेविटेशनल फोर्स. जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, देन ही हैज गिवन द अदर टर्म विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. देख लेते हैं क्या होता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए एक बच्चा है और अपने हाथ से एक बॉल को घुमा रहा है, यहाँ एक थ्रेड से बॉल बांधी है, एंड ही इज कंटिन्यूसली मूविंग द बॉल लाइक दिस. ओके, दिस इज if we certainly drop it, if it certainly leaves the force, जो फोर्स वो लगा रहा है उसको घुमाने के लिए, वो उसे छोड़ देता है. If we leave that force, what happen? The ball will go tangent somewhere. That you know, the ball will go somewhere tangent. हाँ? तो some force is actually helping it to revolve. This is clear. That force Newton
tells us is centripetal force, also a gravitational pull which is created by a planet, certain planet. Suppose ये अर्थ है तो अर्थ लगातार ग्रेविटेशनल पुल दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ओरिजिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से मून लगातार एक ही डायरेक्शन में, एक ही वे में, एक ही ऑर्बिट में घूमे जा रहा है. Am I clear students? तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल क्यों? बिकॉज इट वर्क्स फ्रॉम सेंटर. ओके, सो दिस फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेज. एट दैट टाइम साइंटिस्ट आस्क न्यूटन कि इफ इट इज द फोर्स देन व्हाट इज द फोर्स विच इफ यू लेफ्ट दिस देन व्हाट इज द फोर्स इट इज गोइंग टेंजेंट, व्हाई डोंट इट फॉल्स डाउन. तो साइंटिस्ट फिर सोचने पे मजबूर हो गए न्यूटन के व्हाट इज दैट फोर्स. तो उन्होंने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक और फोर्स पिक्चर में लाया जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्या है वो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दिस फोर्स वर्क्स अगेंस्ट सेंट्रीपिटल. दिस फोर्स works against centripetal, means centripetal force is working positively and it is working negatively. एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ. अभी अभी मेला लगेगा अपना, लगता है स्टूडेंट्स दिसंबर में. आप सब लोग फेयर में जाते हैं और कई सारे वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट झूले होते हैं, जिसमें आपने डिस्को वाला एक झूला देखा होगा. उसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स, बीच से ऐसे इस तरीके का होता है और ऐसी ऐसी चेयर्स होती है, उनमें दो दो तीन तीन लोग बैठ सकते हैं. डू यू रिमेंबर दैट? आप ध्यान दें कि इसमें आप जब बैठे होते हैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा महसूस होता है, मींस एक फोर्स है जो आपको घुमा रहा है. लेकिन अगर आपको ये डर भी रहता है कि मान लीजिए टूट गया तो आप आउट में कहीं निकल जाएंगे, एक फोर्स आपको खींच रहा है पीछे की तरफ. ऐसा ही आप अगर वो लड़कियां जो गेम खेलती हैं, अगर आप ऐसे हाथ पकड़ के फिर घूमते हैं दो लड़कियां, तो आप देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है पीछे से कोई आपको पुल कर रहा है. दैट पुल इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टूडेंट्स. आर यू गेटिंग मी? This is centripetal force. That force is centrifugal force. This is a fake force, which Newton has told us just to justify centripetal force. Am I clear, students? So, do you now understand what is the difference? Centripetal force is working towards the center, and centrifugal force is working opposite to the center. Okay? Centripetal force is always positive, and centrifugal force is always negative, and there are lot many differences you can see in your textbook. Am I clear? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो न्यूटन ने बताया, इसकी वजह से वो जस्टिफाई कर सकते हैं क्या कि सन के आसपास एक ही ऑर्बिट में क्यों घूम रहे हैं सारे प्लैनेट. बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इधर से एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर से. आप वो टग ऑफ वॉर देखते हैं स्टूडेंट्स. इन अ टग ऑफ वॉर गेम, if this party and this party both is applying a same force, तो क्या रस्सी हिलेगी एक जगह से? हिलेगी स्टूडेंट्स? नो, नहीं हिलेगी ना. सेम वैसे ही अर्थ पे, मान लीजिए सन अर्थ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, उधर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके बराबर लगा रहा है, तो क्या अर्थ इधर उधर जाएगा ऑर्बिट में? नो, इट विल ऑलवेज मूव इन अ सेम ऑर्बिट. Am I clear? तो ये बात न्यूटन ने जब कही तो साइंटिस्ट क्लैरिफाई हो गए कि भाई सर्टेन फोर्सेस देयर, ग्रेविटेशन फोर्सेस देयर इन अ सर्कुलर पाथ, वी कॉल इट सेंट्रीपिटल. Am I clear? तो ये जो लॉ था ये इससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको आपको डिफाइन कर दिया है. चलिए अब थोड़ा सा विल टॉक अबाउट व्हाट इज ग्रेविटेशनल एग्जैक्ट डेफिनेशन. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू particles in the universe, whole universe is called gravitational or gravitational force. So gravitation और gravitational force क्या है? कोई भी फोर्स दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है. मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था मेरा और चेयर का, लग सकता है फोर्स, पर हम मूव क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, उसका ग्रेविटेशनल पुल हमारे छोटे से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है स्टूडेंट्स. लेकिन क्या है? ग्रेविटी नहीं है, है. लेट्स सी द डेरिवेशन रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सो न्यूटन टोल्ड अस दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of two object. Okay, product of the masses of the two object. Then he told us
that force is inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them. Okay, so this is one equation and this is 2. From equation 1 and 2 what we get F is directly proportional to m1 m2 upon d square. Got it? Somewhere it is written d, somewhere it is written r, you can use anything. So this is actually the law, but as you know, removing directly proportional sign we need one constant, so Newton used g as a constant upon d square. This g is a universal constant. Okay, this g is a universal constant. What is the unit of g, students? Let's see. From this equation we can find a unit of g. How? Let's see. This d will go this way. So g is equal to f d square upon m1 m2. As you know, F is a force and its unit is Newton. D is a distance which is always in meter square. We always calculate distance in meter. So G is equal to FD, where F and D is replaces by its unit, and M is always calculated in kg. So it is kg square. So what is the unit of G? This is the unit, Newton meter square per kg square. I hope you are clear with the definition and the derivation, student. Let's see. Next is free fall. Let's see what is free fall. Before that, let's see one small demo. Just now you have seen a demo. I have freely dropped this and dropped this in front of you, and what you have seen, both of them land simultaneously. Before explaining it, I have a small story related to Aristotle. सबसे पहले एरिस्टोटल ने इस एक्सपेरिमेंट को करके बताया. उन्होंने क्या लिया, एक हाथ में कॉइन लिया स्टूडेंट्स, एक हाथ में फेदर, और दोनों को एक साथ ड्रॉप किया. तो कॉइन पहले आ गया, फेदर आराम से ऐसे, आपको पता है फेदर बहुत हल्का होता है, इट टेक टाइम टू ड्रॉप, और कॉइन पहुंच गया था नीचे. तो उसके आधार पर उन्होंने एक थ्योरी बना दी कि ग्रेविटेशनल पुल क्या है. एक्चुअली जो हैवी मास है उस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हैवी मास होगा वो उतनी जल्दी नीचे आएगा, उसे उतनी तेज़ ग्रेविटी पुल करेगी. ठीक है. काफ़ी सालों तक स्टूडेंट्स, अराउंड 100 years वी ऑलवेज थिंक दैट कि व्हाट एरिस्टोटल हैज़ टोल्ड अस इज़ राइट, बट आफ्टर दैट गैलीलियो केम इन पिक्चर. गैलीलियो ने यही एक्सपेरिमेंट इन लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, आपने सुना होगा, ये एक वन ऑफ द वंडर्स में एक है, ठीक है, इटली का. वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने उसे दो स्टोन लिए, वन इज ऑफ लाइटर वेट एंड अदर इज हेवियर वेट. वहाँ से खड़े होकर उन्होंने दोनों ही स्टोन फेंके, तो उन्होंने देखा कि दोनों स्टोन एक ही साथ लैंड हुए ज़मीन पर. फिर गैलीलियो ने ये बोला कि जो एरिस्टोटल ने कहा था वो गलत था, मास पे डिपेंड नहीं करती है एक्सेलरेशन. कैसे स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं. देखिए, जब आपने कोई फेदर नीचे फेंका, दिस इज सपोज दिस इज अ फेदर, आप जब इसे नीचे फेंक रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस इसको धक्का दे रही है, एयर रेजिस्टेंस इसको धक्का दे रही है ऊपर की तरफ. ठीक है, एयर है, टाइम ले रहा है, इसीलिए वो नीचे आने में. अगर मान लीजिए एक इस कमरे में वैक्यूम क्रिएट किया जाए स्टूडेंट्स, अगर इस कमरे में बिल्कुल भी हवा ना हो, और फिर आप एक बड़ा पत्थर और फेदर दोनों को साथ फेंकिए, दोनों सेम टाइम पे लैंड करेंगे स्टूडेंट्स. इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो वेलोसिटी है ग्रेविटी की, वो बिल्कुल भी मास पे डिपेंड नहीं करती है. ये गैलीलियो ने समझा दिया था. तो अब हम समझते हैं फ्री फॉल क्या होता है. जो मैंने किया, आपने देखा, ये थोड़ा इसका वेट आई डोंट नो, इसका भी वेट मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों मास में भी डिफरेंट है, प्लस साइज में भी डिफरेंट है. मैंने दोनों को ड्रॉप किया, आपने देखा दोनों एक साथ पहुँचे. दिस इज दैट वन डेमो विच इज़ एक्सप्लेनिंग
free fall which do not depend on mass. Am I clear? तो फ्री फॉल होता क्या है? जब हम किसी चीज को ऐसे ना फेंके, कैसे फेंके? ऐसे, मतलब कोई चीज अपने आप ड्यू टू ग्रेविटी ड्रॉप हो रही है, देन इट इज नोन एज फ्री फॉल. एम आई क्लियर स्टूडेंट? देखिए क्या लिखा है, द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, नॉट आवर फोर्स, हम नहीं धक्का दे रहे, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एक्ट्स is known as freely falling body. Such fall is called free fall. Okay? तो जिस बॉडी की बात करें कि कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो उसे हम बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और जब वो फ्री फॉल कोई पूरे एस्पेक्ट को जब हम लेते हैं तो उसे बोलते हैं फ्री फॉल. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट डेफिनेशन. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. देखिए स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा, मान लीजिए ये कोई टावर है, दिस इज अ टावर, एनी बिल्डिंग, यहां से आप कोई बॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि बॉल जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी. क्यों बच्चों? बिकॉज जितना वो अर्थ के नजदीक आ रही है उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है. एम आई क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए वेलोसिटी लगातार बदल रही है, हर जगह इस बॉल की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और बदल रही है. दिस change in velocity is known as acceleration due to gravity. Am I clear? Gravity की वजह से जो difference आ रहा है velocity में, और आपको पता है difference in velocity is known as acceleration, ये word आप जानते हैं, change in velocity is equal to acceleration. Hence, acceleration due to gravity is this. Am I clear student? तो हम एक बॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम कोई भी चीज़ ऊपर से ड्रॉप हो रही है, अगर वो फ्रीली फॉल है, आपने फोर्सफुली नहीं किया है, फ्रीली फॉल है, तो वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती जाएगी जितना वो अर्थ के नज़दीक आता जाएगा. इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पुल स्लो डाउन हो जाता होगा, कम हो जाता होगा जब हम दूर जाते हैं अर्थ की सरफेस से. तो यस, इट इज़ करेक्ट. चलिए, तो इतना आपको समझ आया. लेट्स सी द रिलेशन इट विथ फोर्स ग्रेविटेशनल पुल. तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको प्रूफ किया था स्टूडेंट, है ना, डेरिवेशन. अब मान लीजिए हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मा एम ए. फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, सो एम ए, हियर ए इज एक्सेलरेशन. क्यों हो रही है? ग्रेविटी की वजह से हो रही है. तो हम यहाँ ए की जगह जी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ले सकते हैं ना स्टूडेंट्स. एक्सेलरेशन क्यों हो रही है? ग्रेविटी की वजह से हो रही है, तो वी कैन ऑल्सो टेक जी. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस, सो वी विल पुट एम जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. दिस m is actually cut by this. Okay, now what is left? G is equal to Gm upon R square. So we can calculate a G by this formula. Acceleration due to gravity, अगर हमें किसी की भी acceleration due to gravity निकालनी है किसी भी object की स्टूडेंट्स, तो हम ये formula fit कर सकते हैं. I hope it is clear now. Let's see the other topic. Now the next topic is difference between mass and weight. So what is mass students? The quantity of matter contained in the body. ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा समझ लेते हैं. हमारी बॉडी में एक कंटेंट है, किसी भी चीज़ में एक टेबल में एक कंटेंट है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप नीचे तक ले जाएं या आप इसे घर के बाहर तक ले जाएं तो टेबल छोटी हो जाए, श्रिंक हो जाए, ऐसा तो नहीं होता. तो एक बॉडी का एक कंटेंट है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे अंदर जितने टिश्यू हैं, सेल्स हैं, आई हैव अ कंटेंट इन माई बॉडी, दैट इज मास. लेकिन वेट क्या है? सपोज मेरा वेट यहाँ 60 kg है अर्थ पर. अगर मैं मून पे जाती हूँ तो मून अर्थ से 6 टाइम्स छोटा है. मून अर्थ से 6 टाइम्स छोटा है स्टूडेंट्स. तो क्या होता है, उसकी ग्रेविटी हमारे से 6 टाइम छोटी है, कम है. तो क्या होता है कि मैं यहाँ 60 kg की हूँ और मून पे अगर मेरा वेट तोला जाए तो मैं कितने की हो जाऊँगी? सिर्फ 10 kg की. तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं रात पतली हो गई? नो स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता ऐसा. क्या मेरा बॉडी कंटेंट कम हो सकता है? नो. तो मास कम नहीं हो रहा. मास इज व्हाट? आवर बॉडी कंटेंट.
ठीक है, ये कम नहीं हो रहा है. बट व्हाट इज वेट? वेट इज एक्चुअली अ ग्रेविटेशनल पुल. जितना बॉडी को नीचे से ग्रेविटेशन खींच रहा है, दैट इज वेट. तो अभी आपको मास तो पता है, वेट इज एक्चुअली व्हाट? वेट इज m into g, मास इंटू ग्रेविटी. सो ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. तो वेट क्या है? ग्रेविटेशनल पुल. मास क्या है? कंटेन इन द बॉडी. ठीक है, दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं. मास कैन नॉट बी चेंज. दूसरा देख लीजिए डिफरेंस, इट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. It cannot be changed from place to place, but weight can change from place to place. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अर्थ पे मैं 60 kg क्यों, मून पे मैं 10 kg क्यों. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट देख लीजिए इसका कि इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एम आई क्लियर? तो वेट क्या है? वेट इज एक्चुअली अ मैटर कंटेन इन द बॉडी, एंड वो मास इज एक्चुअली अ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, एंड वेट इज एक्चुअली अ ग्रेविटेशनल पुल. डिफरेंस दो देख लिए हमने. थर्ड डिफरेंस देखिए, मास कभी बच्चों जीरो नहीं हो सकता. किसी भी चीज़ का मास जीरो है क्या? फिर तो वो मैटर ही नहीं है. दुनिया में हर चीज़ मैटर है जो ऑक्युपाई कर रही है स्पेस, जिसमें थोड़ा सा भी मास है. तो अगर मास कभी जीरो हो सकता है? मास कैन नॉट बी जीरो स्टूडेंट्स. क्या कभी जीरो हो सकता है? नो. कैन वेट बी जीरो? यस. एट द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा? मास जीरो, वेट जीरो हो सकता है. तो वेट कैन बी जीरो. वेट कैन बिकम जीरो एट सेंटर ऑफ द अर्थ. एट center of the earth. Students, write it in your book, anywhere in your rough copy, anywhere, just to remember it. Okay, so what are three differences we have done? That mass cannot be zero, कभी जीरो नहीं हो सकता, वरना कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर उसका मास जीरो है. लेकिन वेट जीरो हो सकता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, जैसे मेरा मून पे कम हो गया 60 to 10. फोर्थ पॉइंट देखिए, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. देखिए स्केलर क्वांटिटी के बारे में, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज स्केलर स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था स्केलर क्या होता है. जिस चीज़ को हम स्केल से नाप कर आपको वैल्यू बता दें, दैट इज स्केलर, है ना. डिस्टेंस नाप लेते हैं, स्केल से नाप के लिख देते हैं, है ना. तो स्केलर इज एक्चुअली व्हाट वी काउंट. ठीक है, स्केल से. तो मास इज स्केलर क्वांटिटी, हम काउंट करके लिख सकते हैं. ठीक है, वेट इज स्केलर, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें स्केलर प्लस डायरेक्शन जरूरी है. ठीक है, एक तो क्वांटिटी जरूरी है. ठीक है, स्केल से नापकर आप क्वांटिटी दे सकते हैं, चाहे आपकी वेइंग स्केल हो या कुछ भी हो, तो क्वांटिटी दे सकते हैं. प्लस डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स. डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है? अभी हमने लिखा सेंटर ऑफ अर्थ, तो क्या हम डायरेक्शन ही तो दे रहे हैं. तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना स्टूडेंट्स. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. We have already done 4 differences between mass and weight. तो 4 डिफरेंस क्या था? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैंने आपको बताया स्केलर क्या होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू, उससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता. कहीं भी आप खड़ा कर दीजिए, कंटेंट कभी नहीं बदलने वाला है बॉडी का, जो है वो है. ठीक है, लेकिन वेट बदल सकता है बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, मीन्स डायरेक्शन, है ना. कहाँ खड़े हैं, किधर खड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट. आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा स्टूडेंट्स. हमने ग्रेविटेशन में आज काफ़ी टॉपिक्स किए और मेरे ख्याल से आपको सारे ही समझ में आए होंगे. अगर नहीं आए हैं तो आप वीडियो एक बार और पॉज करिए, लिख लीजिए कहीं, दोबारा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जब भी वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके स्टूडेंट्स, फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.